जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस वक्त जिस ठोस कुर्सी पर हम बैठे हैं, या जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, या यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, ये सब असल में कोई ठोस चीजें हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर हम इनके बहुत बहुत गहराई में जाएं ना, तो पता चलेगा कि ये ज्यादातर सिर्फ खाली जगह या कह लें एम्प्टी स्पेस से बने हैं। सुनने में एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन यही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रामाणिक वैज्ञानिक सच्चाई है। स्वागत है अपने परिवार सिलेक्शन पाठशाला में। हाँ, और ये सच्चाई इतनी दिलचस्प है कि इसे समझने के लिए किसी कहानी या कह सकते हैं मनगढ़ंत उपमाओं की जरूरत नहीं पड़ती। विज्ञान की असली सुंदरता तो उसके सीधे और प्रमाणित तथ्यों में ही है। सही बात है। और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज आखिर किस चीज से बनी है। जिसे हम हमारे आसपास के पदार्थ कहते हैं। एग्जैक्टली। और आज का हमारा मिशन बहुत ही साफ है। आज हम इस विषय को बिना किसी गोलमोल बातों के समझेंगे। मतलब हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर विदाउट अननेसरी एनालॉजी। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, अनावश्यक उदाहरणों के बिना हम सीधे तौर पर प्रयोगों और उदाहरण तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। कोई भटकाव नहीं, सिर्फ ठोस विज्ञान। ये अप्रोच मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि देखिए, जब हम पदार्थ या मैटर की बात करते हैं ना, तो हम किसी ख्याली चीज की नहीं बल्कि उस हर एक चीज की बात कर रहे होते हैं जो हमारे वजूद का हिस्सा है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो अनगिनत चीजें दिखाई देती हैं, है ना? उनका आकार अलग है, रंग अलग है, बनावट भी अलग है। हाँ, जैसे वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं, या आसमान में तैरते बादल, तारे, पेड़ पौधे, जानवर, मतलब यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद या रेत का एक कण भी। बिल्कुल। विज्ञान की नज़र में ये सब अलग अलग नहीं है। ये सभी एक ही छाते के नीचे आते हैं, जिसे पदार्थ कहा जाता है। सही कहा। लेकिन विज्ञान किसी भी चीज को बस ऐसे ही मुंह उठाकर पदार्थ नहीं मान लेता। अच्छा। हाँ, इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तें तय की गई हैं। मतलब कोई भी चीज मैटर तभी कहलाएगी जब वो दो बुनियादी पैमानों पर खरी उतरेगी। वो दो पैमाने क्या है? पहला है द्रव्यमान, यानी मास। उस वस्तु का अपना कुछ ना कुछ मास होना ही चाहिए। और दूसरा पैमाना है कि उसे कुछ स्थान घेरना चाहिए। मतलब उसका आयतन या वॉल्यूम होना चाहिए। एग्जैक्टली, उसका अपना एक आयतन होना चाहिए। अगर किसी चीज में मास और वॉल्यूम है तो वो पदार्थ है, और अगर नहीं है, जैसे हमारे विचार हो गए, या प्रकाश या गर्मी। हाँ, रोशनी जगह थोड़ी घेरती है। सही कहा। तो ये सब पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते। ये तो बहुत ही स्पष्ट परिभाषा हो गई। और जहां तक ये स्थान घेरने या आयतन की बात है, तो विज्ञान में इसे मापने के लिए बहुत ही सटीक पैमाने बनाए गए हैं। बिल्कुल, बनाए गए हैं। क्योंकि हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस आयतन को मापते कैसे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, यानी एसआई सिस्टम, हाँ हाँ। उसके अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर या कह लें क्यूबिक मीटर होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्यूबिक मीटर का इस्तेमाल इतना कहाँ करते हैं? हाँ, वो थोड़ा अव्यवहारिक हो जाता है आम इंसान के लिए। बिल्कुल। जैसे अगर हम बाजार से दूध या पानी की बोतल लाते हैं, तो हम उसे लीटर में मापते हैं, है ना? एकदम सही। और इसका गणित भी बहुत दिलचस्प है। मतलब विज्ञान में 1 लीटर का सीधा सा मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर इसे और छोटे हिस्सों में बांटें तो 1 लीटर में पूरे 1000 मिलीलीटर होते हैं। और वहीं 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये इकाइयां सिर्फ नंबर नहीं है, मतलब ये वो भाषा है जिसके जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे से बात करते हैं। सही बात है। इसी से वो अपने प्रयोगों को प्रमाणित करते हैं। और यही जो मापना और प्रमाणित करना है ना, यही आधुनिक विज्ञान की नींव है। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इंसान हमेशा से ये जानने को उत्सुक रहा है कि ये दुनिया आखिर बनी कैसे है। हाँ, ये उत्सुकता तो हमेशा से रही है। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत पहले ही इस पर गहराई से विचार किया था। उन्होंने ब्रह्मांड की हर चीज को 5 मूल तत्वों में बांट दिया था। हाँ, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। बिल्कुल। उनका यह मानना था कि चाहे कोई चीज सजीव हो या निर्जीव, वो इन्हीं 5 तत्वों के मेल से बनी है। और कमाल की बात देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे ना, ग्रीक फिलोसोफर्स, हाँ,
वो भी लगभग इसी नतीजे पर पहुंचे थे। उनका भी यही मानना था कि दुनिया कुछ गिने चुने मूल तत्वों से ही बनी है। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही शानदार दार्शनिक विचार था। मतलब उन्होंने प्रकृति को देखकर एक पैटर्न समझने की कोशिश की। बिल्कुल की थी। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। बताइए। मतलब अगर हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने पहले ही हर चीज को इन 5 तत्वों में इतनी खूबसूरती से बांट दिया था और दुनिया भर में ये मान भी लिया गया था, तो फिर आधुनिक वैज्ञानिकों को ये सब बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब पंचतत्व के सिद्धांत में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि हमें भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एक पूरा नया सिस्टम बनाना पड़ा? अरे ये तो विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, प्राचीन दार्शनिकों का जो नजरिया था ना, वो पूरी तरह से अवलोकन और विचारों पर आधारित था। मतलब सिर्फ सोच विचार पर? हाँ, वो बस एक सोच थी। हाँ। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ तो उसकी एक ही मांग थी, प्रयोग और परीक्षण। एग्जैक्टली। आधुनिक विज्ञान को ऐसी परिभाषाओं की जरूरत थी जिन्हें प्रयोगशाला में मशीनों या उपकरणों की मदद से मापा जा सके, साबित किया जा सके। अच्छा, तो मतलब बात फिर से उसी द्रव्यमान और आयतन वाले पैमाने पर आ जाती है? बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए, क्या हम अग्नि या आकाश को किसी तराजू पर तौल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम आकाश का आयतन निकाल सकते हैं? नहीं ना। अग्नि एक ऊर्जा है और आकाश एक शून्य या स्पेस है। सही कहा। आधुनिक रसायन विज्ञान के मापदंडों पर इन्हें पदार्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें द्रव्यमान नहीं है। इसीलिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने दार्शनिक विचारों को किनारे रखकर पदार्थ को केवल उसकी मापने योग्य प्रकृति के आधार पर बांटा। समझ गया। और आज हम भी रासायनिक गुणों में ना जाकर सिर्फ और सिर्फ भौतिक स्वरूप पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम जो भी बात करेंगे वो प्रयोगों की कसौटी पर कसी हुई होगी। एकदम। कोई एनालॉजी नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि पदार्थ क्या है और उसे कैसे मापा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल उसकी भौतिक संरचना पर आता है। मतलब पदार्थ असल में दिखता कैसा है? क्या एक सतत चीज है, कॉन्टिन्यूअस है, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों से बना है? आपको पता है, ये विज्ञान जगत की सबसे लंबी और सबसे रोचक बहसों में से एक रही है। अच्छा। हाँ, लंबे समय तक वैज्ञानिकों के 2 अलग-अलग गुट थे जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थीं। एक गुट का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के एक ठोस टुकड़े की तरह सतत यानी कंटिन्यूअस होता है। मतलब उसमें कोई जोड़ नहीं, कोई अलग अलग हिस्से नहीं। हाँ, बस एक लगातार फैला हुआ द्रव्य। और दूसरी विचारधारा क्या थी? दूसरी विचारधारा ये मानती थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े जैसा नहीं, बल्कि रेत के ढेर जैसा है। रेत की तरह? हाँ, जैसे रेत दूर से देखने पर एक जैसी लगती है ना, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो छोटे छोटे अलग अलग कणों से मिलकर बनी है। तो उनका मानना था कि ब्रह्मांड का हर पदार्थ ऐसे ही छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से बना है। अब चूंकि हमने पहले ही तय किया है कि हम बिना किसी भटकाव के सीधे प्रयोगों के जरिए हकीकत को समझेंगे। बिल्कुल। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सीधा सा प्रयोग करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 100 मिलीलीटर का कांच का बीकर है। ठीक है। अब हम उस बीकर को आधा पानी से भर देते हैं। पानी भर दिया, आगे? अब हम बीकर के बाहर एक मार्कर से निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि पानी का स्तर कहाँ तक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा नमक या चीनी लेते हैं, उसे उस पानी में डालते हैं और एक कांच की छड़ से उसे अच्छी तरह घोल देते हैं। और जाहिर है कुछ ही देर में नमक या चीनी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। बिल्कुल। और यहीं पे विज्ञान का वो जादुई सवाल पैदा होता है जो पूरी दुनिया का नजरिया बदल देता है। मतलब नमक गायब कहाँ हो गया? लेकिन उससे भी बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि जब हमने पानी के अंदर बाहर से कोई ठोस चीज मिलाई तो क्या बीकर में जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या पानी का स्तर उस मार्कर के निशान से ऊपर बढ़ा? सामान्य लॉजिक तो यही कहता है कि अगर एक भरे हुए ग्लास में कुछ और डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। और यही इस पूरे प्रयोग का सबसे निर्णायक और चौंकाने वाला हिस्सा है। जब हम ध्यान से उस बीकर को देखते हैं ना, तो जल के स्तर में जरा सा भी बदलाव नहीं आता है। जरा सा भी नहीं? बिल्कुल नहीं। पानी का निशान बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है। ये कैसे संभव है? मतलब बाहर से द्रव्यमान अंदर गया लेकिन आयतन नहीं बढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो वो प्रयोग है जिसने उस सतत वाली विचारधारा को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। आप खुद सोचिए, अगर जल और नमक दोनों
लकड़ी के गुटके की तरह सतत या कंटिन्यूअस होते तो एक ठोस चीज दूसरी ठोस चीज के अंदर समा ही नहीं सकती थी। हाँ, क्योंकि जगह ही नहीं होती। एग्जैक्टली उन्हें अपनी जगह बनानी पड़ती और पानी का स्तर निश्चित रूप से ऊपर उठता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जल सतत नहीं है, वह कणों से बना है और उन कणों के बीच में खाली जगह है। एकदम सही पकड़े हैं। जल के कणों के बीच बहुत सारा रिक्त स्थान मौजूद है। और नमक भी सतत नहीं है, वो भी कणों से बना है। अच्छा, तो जब नमक घुलता है? हाँ, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक के वो कण टूटकर अलग होते हैं और जल के कणों के बीच मौजूद उस खाली जगह में जाकर बैठ जाते हैं। वे पूरी तरह से उन रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, मतलब फिट हो जाते हैं। अरे वाह, ये वाकई में कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग हकीकत है। मतलब बिना किसी मनगढ़ंत कहानी के सिर्फ एक साधारण से प्रयोग ने ब्रह्मांड का इतना गहरा राज खोल दिया। बिल्कुल। पानी का स्तर नहीं बढ़ा क्योंकि नमक ने कोई नई जगह नहीं घेरी, बल्कि पहले से मौजूद खाली जगह को ही भर दिया। ओह, ये साबित करता है कि हर पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, कणों से ही बना है। और ये खाली जगह वाली बात सिर्फ पानी और नमक तक सीमित नहीं है, ये हर जगह लागू होती है। लेकिन यहाँ से एक और बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। वो क्या? हमने ये तो साबित कर दिया कि पदार्थ कणों से बना है, लेकिन ये कण आखिर होते कितने बड़े या छोटे? क्या हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या क्या हम इनकी गिनती कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए विज्ञान के पास एक और बहुत ही सटीक और कह लें गणितीय प्रयोग है। ये प्रयोग हमें इन कणों के सूक्ष्म होने का एहसास कराता है, और वो भी बहुत ही विजुअल तरीके से। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इस प्रयोग में हम पोटेशियम परमैंगनेट नाम के एक रसायन का उपयोग करते हैं। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके क्रिस्टल्स तो बहुत ही गहरे बैंगनी या पर्पल रंग के होते हैं ना? बिल्कुल सही। और इस प्रयोग की प्रक्रिया को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमें दिखाएगा कि एक छोटा सा कण कितनी दूर तक जा सकता है। तो प्रयोग कुछ इस तरह है कि हम फिर से 100 मिलीलीटर सादा पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के केवल 2 या 3 बहुत छोटे क्रिस्टल डाल देते हैं। जैसे ही हम उन्हें घोलते हैं, वो पूरा का पूरा 100 मिलीलीटर पानी गहरे बैंगनी रंग का हो जाता है। अब असली प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। हम उस गहरे रंग के घोल में से केवल 10 मिलीलीटर निकालते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ 10 मिलीलीटर। ठीक है। और उसे एक दूसरे बीकर में डाल देते हैं जिसमें 90 मिलीलीटर बिल्कुल साफ पानी है। तो अब हमारे पास फिर से 100 मिलीलीटर घोल हो गया और जाहिर है हम देखते हैं कि ये नया पानी भी रंगीन हो गया। बिल्कुल। अब हम इस दूसरे वाले बीकर में से फिर 10 मिलीलीटर निकालते हैं और उसे तीसरे बीकर के 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिला देते हैं। और ये जो तनुकरण है या डाइल्यूशन की प्रक्रिया है, ये हम बार बार दोहराते हैं। 10 मिलीलीटर निकाला, 90 मिलीलीटर साफ पानी में डाला, फिर उसमें से 10 निकाला, नए साफ पानी में डाला। ऐसा हम लगभग 5 से 8 बार तक लगातार करते हैं। अब जरा इसके नतीजों पर गौर कीजिए। हर बार जब हम नया सादा पानी मिलाते हैं तो जाहिर है कि घोल का रंग थोड़ा हल्का होता जाता है। हाँ, वो गहरे बैंगनी से हल्का गुलाबी हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 8 बार डाइल्यूट करने के बाद भी पानी पूरी तरह से साफ नहीं होता, उसमें रंग बरकरार रहता है। मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर एक बात पूछनी है। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। पूछिए। अगर हम बार बार पानी मिला रहे हैं, उसे पतला कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो 2-3 क्रिस्टल हमने शुरू में डाले थे, वो बस पानी में दूर दूर फैल गए हों? अच्छा सवाल है। मतलब ये कैसे साबित होता है कि वो कण टूट रहे हैं और अकल्पनीय रूप से छोटे हैं? ये शंका बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब इसके गणित में छिपा है। जरा सोचिए, हमने शुरुआत केवल 2-3 छोटे क्रिस्टल से की थी। हाँ, सिर्फ 2-3। अगर हम इस 10-10 मिलीलीटर वाले डाइल्यूशन के गणित को आगे बढ़ाते जाए ना, तो ये प्रयोग दर्शाता है कि वे 2-3 क्रिस्टल लगभग 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकते हैं। 1000 लीटर? अरे बाप रे! यानी एक घर की छत पर रखी पानी की पूरी टंकी सिर्फ 2-3 छोटे क्रिस्टल से। हाँ, अब आपकी शंका पर आते हैं। अगर वे केवल कुछ बड़े कण होते जो बस दूर दूर फैल रहे थे, तो 1 या 2 बार पानी मिलाने के बाद वे कण इतने दूर हो जाते कि हमें पानी में उनका असर दिखना ही बंद हो जाता। ओ, लॉजिकल है। 1000 लीटर पानी के हर एक मिलीलीटर हिस्से में रंग का पहुंचना इस बात का सीधा और निर्विवाद प्रमाण है कि वे कण केवल दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे लगातार विभाजित हो रहे हैं। मतलब टूट रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, यानी वो क्रिस्टल कोई एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों टुकड़ों का गुच्छा है। एग्जैक्टली।
गणितीय रूप से ये साबित होता है कि केवल एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों सूक्ष्म कण होते हैं। जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वे अलग होते हैं। जब हम 10 मिलीलीटर निकालकर नए पानी में डालते हैं तो वे कण फिर से टूटकर नए पानी में फैल जाते हैं। वे और छोटे और छोटे और छोटे भागों में विभाजित होते रहते हैं। और ये विभाजन कब तक चलता है? मतलब इसकी कोई सीमा तो होगी? ये तब तक चलता रहता है जब तक कि एक ऐसी अंतिम स्थिति न आ जाए जहां उन कणों को और अधिक छोटे भागों में विभाजित करना संभव ही ना हो। मतलब वो अल्टीमेट लिमिट आ जाए। हाँ, वो एक कण की सबसे छोटी इकाई होती है और यही कारण है कि विज्ञान ये पूरी स्पष्टता के साथ अंतिम निष्कर्ष निकालता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम अपनी सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कण उस सीमा से भी हजारों लाखों गुना अधिक सूक्ष्म है। सही कहा। और विज्ञान की खूबी यह है कि अगर कोई पोटेशियम परमैंगनेट वाले प्रयोग से रिलेट नहीं कर पा रहा है या घर पे वो रसायन नहीं है तो क्या करें? तो इसे घर में मौजूद एक बहुत ही आम चीज के साथ आजमाया जा सकता है। अरे हाँ, और वो चीज है डिटॉल। हम सभी डिटॉल की उस तेज और खास महक से तो वाकिफ हैं ही। बिल्कुल। अगर सिर्फ 2 मिलीलीटर डिटॉल लें और इसे पानी में घोलें, फिर उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर नए पानी में डालें और इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। मतलब उसे लगातार तनुकृत या डाइल्यूट करते रहें। हाँ, तो क्या होगा? तो हम पाएंगे कि रंग भले ही धुंधला हो जाए, लेकिन डिटॉल की महक कई बार पानी बदलने के बाद भी आती रहती है। और ये महक का लगातार आना भी उसी बात का प्रमाण है। डिटॉल के वो अत्यंत सूक्ष्म कण हर बार नया पानी मिलाने पर और अधिक टूटकर और अधिक फैलकर पूरे पानी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हाँ, सही बात है। उनकी संख्या इतनी अधिक है और वे इतने सूक्ष्म हैं कि इतनी बार डाइल्यूट करने के बाद भी वे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो हमने विज्ञान के एक बहुत ही मूलभूत लेकिन सबसे गहरे सिद्धांत को पूरी स्पष्टता के साथ समझाए। बिल्कुल। और जैसे कि हमने शुरुआत में तय किया था, हमने इसे बिना किसी भटकाव या गोलमोल कहानियों के सीधे प्रयोगों और भौतिक तथ्यों से समझाए। हाँ, हमने ये जाना कि हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जिसका अपना द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है, मैटर है। और ये पदार्थ लकड़ी के ब्लॉक की तरह कोई एक निरंतर या ठोस हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उन अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है जो लगातार विभाजित हो सकते हैं और जो इतने छोटे हैं कि वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सबसे जरूरी बात हमने प्रयोगों के आधार पर साबित की वो ये थी कि इन कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली जगह होती है। हाँ, नमक और पानी का प्रयोग। बिल्कुल, वो इसका सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है। ये विज्ञान की ताकत है कि वो हमें हमारी आंखों देखी ठोस चीजों के पार जाकर ब्रह्मांड की असली संरचना को देखने की दृष्टि देता है। सही कहा। विज्ञान सिर्फ तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देने का नाम है। और इसी बात के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही गहरे विचार पर मनन करें। वो क्या? आज हमने जाना कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और नमक जैसी चीजें उसी खाली जगह में छिप जाती हैं जिससे पानी का स्तर नहीं बढ़ता। हाँ, हर पदार्थ कणों और उनके बीच की खाली जगह से ही बना है। तो अब जरा इस बारे में सोचिए, अगर हमारे आसपास की हर चीज, जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, जो फोन या लैपटॉप हमारे सामने है, जिस घर में हम बैठे हैं, या यहाँ तक कि हमारा खुद का शरीर, अगर ये सब भी ऐसे ही सूक्ष्म कणों और उनके बीच मौजूद खाली स्थानों से बना है, तो जिस दुनिया को हम इतना ठोस, इतना मजबूत और इतना भरा हुआ मानते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा असल में सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है। ये बहुत गहरी बात है। क्या हम असल में शून्यता के बीच तैरते हुए कुछ कणों का ही एक रूप है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। ठोस चीजों के भीतर मौजूद इस खाली जगह का रहस्य और ये एहसास कि हम ज्यादातर खाली हैं, भौतिक विज्ञान के सबसे रोमांचक और दार्शनिक पहलुओं में से एक है। तो इसी रोमांचक और थोड़े से रहस्यमयी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब आप किसी भी चीज को छुएं, चाहे वो आपके कॉफी का मग हो या आपके कमरे की दीवार, तो उसे इस नए कणों वाले और खाली जगह वाले नजरिए से जरूर देखिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस